जी हां, तो अगले 24 घंटे काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं ईरान और इजरायल के बीच, क्योंकि अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट यह संकेत दे रही है। करेंगे इस पर बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बाद इजरायल पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान दमिश्क दूतावास पर हमले का बदला लेने का प्लान बना रहा है, जिसकी जद में इजरायल के कई ठिकाने आ सकते हैं। यहाँ मिसाइल और ड्रोन अटैक कर ईरान इजरायल में तबाही मचाने की इस वक्त तैयारी कर रहा है। मतलब दुनिया एक बार फिर बारूदी विध्वंस देख पाएगी। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंग में एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गाजा जंग में हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बयान से हड़कंप मचा हुआ है। हवाई हमले के लिए एआई का इस्तेमाल हुआ, यह एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से कहा गया। जंग में एआई का इस्तेमाल होना बेहद खतरनाक है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा जंग में एआई के इस्तेमाल पर क्या कहा है, क्या बयान दिया है। तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि इजरायल एआई का इस्तेमाल कर रहा है इस युद्ध में, और गाजा युद्ध में हमास के खिलाफ एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हवाई हमलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मशीनों के जरिए इजरायल बमबारी कर रहा है। एआई के इस्तेमाल से गाजा में बड़ी तबाही हुई है और एआई की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो, यह भी अपील किया अपने बयान में उन्होंने। युद्ध लड़ने के लिए ना हो एआई का इस्तेमाल, इसे काफी खतरनाक बता रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस, महासचिव यूएन के। और एक और बड़ी खबर यह कि एआई के इस्तेमाल पर इजरायली लेखक की किताब भी सामने आई है। इजरायल के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ ने किताब लिखी है इस पर। युद्ध में एआई और सैनिकों की एक टीम की बात कही गई है इसमें। एआई के इस्तेमाल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से टारगेट को चुनने में आसानी होती है। इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट 8200 के चीफ हैं ब्रिगेडियर जनरल वाईएस और मनीष झा इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन की आशंका है एआई से युद्ध लड़ा जाना। एंटोनियो गुतेरेस की चेतावनी और इस तरह से बताया जाना कि ये बहुत खतरनाक है, उसके बाद एक किताब भी इस पर लिखी गई है। क्या कुछ आशंकाएं और सामने आई हैं युद्ध भड़काने को लेकर? क्या एआई के जरिए अब युद्ध लड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इजराइल में जब हम लोग मौजूद थे तब इसकी बातें सुना तो करते थे। इजरायली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसके बारे में चर्चा करते थे, लेकिन अब जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस पर चिंता जताई है कि जिस तरीके से इजराइल में युद्ध के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से भारी तबाही हो रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल इजराइल के पास जो एआई का सिस्टम है जिसके जरिए वो युद्ध में इस्तेमाल करता है, उसका नाम है गॉस्पेल। जी हाँ, गॉस्पेल नाम का एक पूरा सिस्टम है जिसके जरिए इजराइल की मिलिट्री सारे इंटेलिजेंस को गैदर करती है और उसके बाद फिर टारगेट को सेलेक्ट करती है। और टारगेट मतलब गाजा में रहने वाले सिविलियन, गाजा में रहने वाले वो लोग जो उनकी नज़र में हमास के लोग हो सकते हैं, और फिर उसके बाद बमबारी करती है। और यही वजह है कि गाजा में भीषण तबाही आपको देखने को मिलती है। एक एक दिन में 200-250 टारगेट सेलेक्ट करके गॉस्पेल एआई के जरिए एक भयानक तबाही लाई जाती है। और अब इसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी ये बात कह रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध में हमने ड्रोन वॉरफेयर देखा था, इजराइल के युद्ध में हम एआई वॉरफेयर देख रहे हैं, और एआई के वॉरफेयर की वजह से आम लोगों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए टारगेट कैसे सेलेक्ट होता है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। टारगेट सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर कोई ज्यादा अंतराल पर फोन खरीदता है, यानी अगर आप 2-4 महीने में फोन खरीदते हैं तो एआई गॉस्पेल के नजर में आप शक के दायरे में आते हैं। अगर आप बार बार एड्रेस चेंज करते हैं तो आप एआई गॉस्पेल के नजर में शक के दायरे में आते हैं। अगर आप ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिसमें से कोई संदिग्ध है तो वैसे में आप भी शक के दायरे में आते हैं। और फिर अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं तो एआई का जो वो गॉस्पेल का टारगेट है वो बताता है कि यहाँ पर हमास के आदमी हो सकते हैं, इसलिए इसको टारगेट करो, और फिर उसके बाद वहां पर बमबारी हो जाती है। इस तरह से एआई के जरिए टारगेट का सिलेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से बिल्कुल मनीष, एआई का मतलब यह है कि एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर के जरिए आइडेंटिफाई किया जाना, और जिसमें एक तरीके से जो ह्यूमन एंगल है वो पूरी तरह से माइनस है। तो इसमें
कहीं से भी कोई बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता शायद एंटोनियो गुटरेस की, जिस पर जब उन्होंने बयान जारी किया तो कहा कि मानवता के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था एआई का, न कि युद्ध के लिए। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और इजरायल पर ईरान के हमले के अलर्ट के बीच बाइडेन और नेतन्याहू में बात हुई। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जानकारी दी है इसकी। तो इस सब के बीच, इस तनाव के बीच ये बातचीत हुई है। जो अलर्ट जारी किया गया अमेरिका की तरफ से इजरायल पर हमले को लेकर, उस बीच देखिए बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत। जॉन किर्बी ने इसकी जानकारी दी। और ईरान को लेकर अभी की बहुत बड़ी खबर, आज इजरायल पर हमला कर सकता है ईरान, बदला ले सकता है इजरायल से। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ये बड़ा दावा सामने आया है। इजरायल में कई जगहों पर होंगे हमले, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। तो ईरान इस फिराक में है कि वो जो इजरायल ने अटैक किया और उसके कमांडर्स को मारा, उसका बदला वो ले सके। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी ये खुफिया बात निकलकर सामने आई है। और हाई अलर्ट पर ईरान की मिलिट्री, इजरायल पर हमले का अंदेशा बढ़ा। इजरायल के कई शहरों में जीपीएस सर्विस बंद कर दी गई है। देखिए, इस अलर्ट को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया। कई शहरों में जीपीएस को बंद कर दिया गया है। इजरायल पर हमले का अंदेशा है। अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान इजरायल पर कैसे और कब अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। बदला लेने की तैयारी में इस वक्त ईरान है और इजरायल पर बड़े हमले का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। आशंका यह भी है कि इजरायली ठिकानों पर सीधे अटैक किया जा सकता है, डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है। देश के बाहर भी इजरायली ठिकानों पर अटैक की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, अटैक प्लान में क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल संभव है, यह भी कहा गया है। इस चेतावनी में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी चेतावनी दी गई है इजरायल को। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर यह है कि दूतावास पर हुए हमले में मारे गए अफसरों का जनाजा निकाला गया। तेहरान में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। अमेरिका और इजरायल से बदला लेने की मांग लोगों ने की इस जनाजे में। और एक और बड़ी खबर यह है कि रेडी टू अटैक मोड में इस वक्त इजरायली फाइटर प्लेन भी नजर आ रहे हैं। सुपर अलर्ट मोड पर इजरायल के सभी एयरबेस हैं। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का दावा सामने आया है, सभी फाइटर जेट किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ईरानी हमले की आशंका के बीच अलर्ट मोड पर इस वक्त आईडीएफ नजर आ रही है, इजरायल की डिफेंस फोर्स नजर आ रही है। और देखिए, ईरान से खतरे को देखते हुए इजरायल के फाइटर जेट अलर्ट मोड पर हैं। वो किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार हैं। आइए आपको इजरायल की तैयारी दिखाते हैं, क्या बड़ी तैयारी हुई है। साउथ में नॉर्थ इजरायल तक रेडी टू अटैक मोड में इजरायली फाइटर जेट रखे गए हैं। और जंगी तैयारी पर आईडीएफ प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी का यह दावा है। क्या दावा है? इजरायल के सभी फाइटर जेट किसी भी ऑपरेशन के लिए किसी भी वक्त तैयार है। दुश्मन के खिलाफ विनाशकारी एयर स्ट्राइक के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार। जी हाँ, ईरानी हमले की आशंका के बीच सुपर अलर्ट मोड पर इस वक्त इजरायल की डिफेंस फोर्स नजर आ रही है। आईडीएफ लेबनान यमन की तरफ से किसी भी हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, यह आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए, और अब आपको ईरान और इजरायल की ताकत दिखाते हैं कि दोनों देशों की शक्ति कैसी है, सेना की ताकत कैसी है और क्या होगा अगर इनके बीच युद्ध हुआ तो। देखिए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजरायल। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं। आबादी की बात करें तो 8.7 करोड़, 8.7 करोड़, 8 करोड़ 7 लाख इसकी आबादी है। इजरायल की बात करें तो 89 लाख इसकी आबादी है। बहुत अंतर है आबादी का, बहुत ही ज्यादा अंतर है। ईरान की बात करें, कुल सक्रिय सेना एक्टिव आर्मी जो है वो 5.75 लाख है, यानी 5,75,000 है। इजरायल के पास कुल सक्रिय सेना काफी कम है, 1,75,000। निधि जी और भी तुलना की जाए तो ईरान की जो पैरामिलिट्री है वो 90,000 तक है, तो इजरायल की पैरामिलिट्री 8,000 तक है। ईरान वर्सेस इजरायल किसमें कितनी ताकत आपको दिखा रहे हैं। एयरक्राफ्ट जो है ईरान के पास 541 हैं, तो वहीं इजरायल भारी है। ईरान पर एयरक्राफ्ट 601 एयरक्राफ्ट इजरायल के पास हैं। ईरान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो 196 फाइटर जेट्स हैं, इजरायल के पास फाइटर जेट्स 241 हैं। तो इजरायल कई कदम आगे है ईरान से, लेकिन अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये बता रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो 69,600 बख्तरबंद वाहन है ईरान के पास। इजराइल के पास संख्या है 56,200 की बख्तरबंद वाहनों की। ईरान की बात करें टॉड आर्टिलरी 1085, टॉड आर्टिलरी 300, काफी अंतर है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि इजराइल के साथ अमेरिका है, सुपर पावर अमेरिका मौजूद है। इजराइल के पास तकनीक की ताकत भी है जिसका वो इस्तेमाल करता रहा है। और ईरान के बाद अब बात भारत की करते हैं, जहां सबसे पहले बात पीएम मोदी की रैली की करें तो पीएम मोदी धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम मोदी पश्चिमी यूपी में रैली और रोड शो करके वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर सियासी समीकरण बदलने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव में 400 पार का मिशन पूरा करने के लिए पीएम मोदी आज पश्चिमी यूपी को साधने आ रहे हैं। पीएम सुबह सहारनपुर में रैली करेंगे, इसके बाद शाम को गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा। सहारनपुर में पीएम मोदी सुबह 11:45 के आसपास रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के मैदान में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी के साथ 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं। सहारनपुर के इस रैली के माध्यम से पीएम मोदी सहारनपुर और कैराना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ समेत कई सीटों के मतदाताओं को पहले ही संबोधित कर चुके हैं। शाम करीब 5:15 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। गाजियाबाद के 29 लाख से अधिक मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक रोड शो करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान में भी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर में पुष्कर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर असर होगा। बीजेपी जिंदाबाद। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए मिशन राजस्थान को भी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए आज फिर पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2:45 पर पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुष्कर में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनावी सभा कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से पीएम मोदी की आज पुष्कर में होने वाली जनसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पुष्कर के जरिए पीएम मोदी आसपास की लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री की इस सभा में अजमेर और नागौर के साथ ही अजमेर संभाग की अन्य सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में पीएम मोदी के इस सभा पर विपक्ष की भी निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान होना है। इस लिहाज से पीएम मोदी के इस सभा को राजस्थान में पहले चरण की सभी सीटों के लिए काफी असरदार माना जा रहा है। पुष्कर की जनसभा से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित किया था। इधर जयपुर में आज कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने के बाद राजस्थान का चुनावी तापमान भी काफी बढ़ गया है। मिशन राजस्थान को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने रणनीतिक स्तर पर बड़ी तैयारी की है। राजस्थान की लोकसभा सीटों पर अपनी जीत को तय करने के लिए कांग्रेस जयपुर से हुंकार भरने जा रही है। कांग्रेस आज जयपुर में बड़ी जनसभा करेगी, जो जयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की पहली बड़ी रैली होगी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित इस रैली को प्रियंका गांधी भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पार्टी का घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय पर आधारित होगा। पार्टी ने जिन 5 गारंटियों की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा भी शामिल है। पार्टी ने जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी भी दी है। जयपुर की इस चुनावी सभा के बहाने कांग्रेस चुनावी रण में राजस्थान की 6 सीटों को साधेगी। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति बना रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ी चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों का प्रचार अभियान राजस्थान में भी जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ राजस्थान में चुनावी रैलियां और रोड शो का आगाज पहले ही कर दिया था। कांग्रेस के बड़े केंद्रीय नेता भी राजस्थान मिशन और राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर जीत का समीकरण साधने के लिए इस प्रदेश का रुख कर चुके हैं।
शुक्रवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अगले कुछ दिनों के अंदर अपने बड़े नेताओं को राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी मेगा रैलियों के लिए उतारने जा रही है। राहुल गांधी 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के भंडारा में जनसभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर में रैली करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सतना और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली करेंगी। इसी तरह कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता भी इस महीने देश भर में कई बड़ी रैलियां करने वाले हैं। कांग्रेस केंद्र में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने सियासी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने चुनावी दंगल में 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शैलजा कुमारी, जितेंद्र सिंह, सलमान खुर्शीद पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने राज्य के सभी 5 सीटों पर कब्जा किया था। मोदी लहर में कांग्रेस को लगातार असफलता हाथ लग रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवार के लिए कितना मददगार साबित होते हैं, पार्टी को कितनी सफलता दिला पाते हैं। और मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पैदल यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अमेठी से अभी तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव वहां से लड़ना है या नहीं लड़ना है। तय हो जाएगा कि हमारी लड़ाई EVM के खिलाफ है। हमारे इस आवेदन प्रश्नों का ना कोई ECI जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ पूरा शासन प्रशासन EVM की पैरवी में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि EVM से ही लोकतंत्र चलेगा, EVM से ही देश चलेगा। आखिर क्यों? यही आत्मविश्वास जो है ना, ये शंका पैदा करता है कि जब आपने पहले से घोषणा कर दी इतनी सीटें आएंगी, तो फिर ये शंका दिमाग में आती है। ये जिस अहम और अहंकार से ये कह रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के दौरान वो आदिवासी महिलाओं के साथ गाना गाते नजर आए। उन्होंने लाडली बहनों से भी बात की। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रतापगढ़ की लाडली बहनों के साथ समय बिताया और उनके साथ गाना बजाना किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ढोल मंजीरे की धुन पर गुनगुनाते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी महिलाओं के घर पर रात्रि भोज किया। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। मैं राजनीति में कोई बड़ा पद लेने नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए आया हूँ। बहुत पहले मैं आया था, आज तक उनकी यादें दिल में बसी हुई है। अब दादा नहीं, परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपके चाचा थे और भोजन अद्भुत है ये। इसमें परिवार का प्यार, बहन का प्यार भी मिला हुआ है। चुनावी मैदान में जगह जगह प्रचार कर रहे शिवराज सिंह ने एक बार फिर 400 प्लस का नारा दिया। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले हिंसा और दंगा फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि दंगा करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है।
ऐसे में ममता बनर्जी अपने राज्य पश्चिम बंगाल में कोई भी दंगा या हंगामा नहीं चाहती हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि रामनवमी के मौके पर दंगा करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ममता ने कहा है कि ना दंगा करें और ना किसी को करने दें। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बीजेपी नेता बोले गए चुन चुन के सब हम अरेस्ट करेगा। कितना चुन चुन के करोगे? पहले आपका जो जितना लीडर है सबको चुन चुन के हम भी कर सकता है, लेकिन हम डार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। और इधर बीजेपी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी अपने घटक दलों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए बीजेपी बूथ लेवल पर मजबूती से काम कर रही है। सहयोगी दलों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने में लगी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हो सके। जमुई से एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी अरुण भारती के लिए बीजेपी ने समन्वय बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भी विजय सुनिश्चित करना उनका दायित्व है। उसी तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी विजय को सुनिश्चित करने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। पीएम मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया है। इसे पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकारता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके प्रति उसके मन में जो भी, जब वो दूसरे दल में रहता है, उसके प्रति जो भी उसके मन में वैचारिक अंतर होता है वो मिट जाता है और उसे अपना प्रत्याशी स्वीकार करके उसकी जीत को सुनिश्चित करना निर्धारित करता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। बीजेपी देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है। बीजेपी राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा में जुटे। बीजेपी ने सुशासन को नए सिरे से परिभाषित किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुकेश सहनी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। आरजेडी ने अपने कोटे से वीआईपी को 3 सीटें दी हैं। बन के रहेंगे। बीजेपी के साथ काफी लंबे समय से समझौते की कोशिश में लगे मुकेश सहनी ने आखिरकार महागठबंधन का दामन थाम लिया। आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को 3 सीटें दी हैं। महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। मुकेश सहनी ने कहा कि हम सब मिलकर एनडीए को हराएंगे। जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब 2 भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोक-झोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। और लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। चुनाव से पहले उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर की एक अदालत ने लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट 26 साल पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में जारी किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे। इसमें आरोपी कुल 23 थे जिनके विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था।
विचारण के दौरान न्यायालय ने ये तथ्य पाए कि ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया गया। 1995 और 97 के फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई मामले में लालू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ग्वालियर के इंदरगंज पुलिस ने अप्रैल 1998 में लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया था। और मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी को झटका लग गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव को उस समय झटका लगा जब चुनाव आयोग ने उनकी एक गलती पर नामांकन खारिज कर दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने जांच की तो पता चला कि मीरा यादव ने बी फॉर्म पर साइन ही नहीं किया था। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। ये सब बहानेबाजी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हस्ताक्षर नहीं थे तो उस समय क्यों नहीं देखा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि नामांकन निरस्त नहीं हुआ है, निरस्त किया गया है। खजुराहो से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। जहाँ तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। और आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान इसके लिए लगातार बैठकें करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरे उत्साह में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में पार्टी को सभी 13 सीटों पर जीत दिलाने के लिए लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में भगवंत मान ने अमृतसर और श्री आनंदपुर साहिब के विधायकों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान आनंदपुर साहिब और अमृतसर के लोकसभा उम्मीदवार मलविंदर कंग और कुलदीप धालीवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों से ग्राउंड रिपोर्ट ली और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। भगवंत मान ने पार्टी को पंजाब की लोकसभा की सभी 13 सीटें जिताने का भरोसा दे रखा है। भगवंत मान और पंजाब में आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता लगातार चुनावी दौरे भी कर रहे हैं। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब में अब तक 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन पंजाब में उसका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस से अलग होने के बाद संजय निरुपम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब वो किस पार्टी में जाएंगे। इस बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने निरुपम का समर्थन कर दिया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने संजय निरुपम का समर्थन करते हुए कहा कि संजय निरुपम ने कांग्रेस के बारे में जो बयान दिए हैं वो सही हैं। आशीष शेलार ने कहा कि कांग्रेस के भीतर हालात ऐसे हो गए कि उसे शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने कहीं का नहीं रहने दिया है। ऐसे में संजय निरुपम के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं थी। कांग्रेस की हालत उद्धव जी के अहंकारी पार्टी उबाटा सेना ने और कांग्रेस की हालत शरद पवार गट के चातुर्य से घर से बाहर निकलते समय और घर में अंदर आते समय जब पांव पोंछना पड़ता है, उस तरीके की चिंता और हालत कांग्रेस की महाराष्ट्र में इन दोनों दलों ने की है। संजय निरुपम ने हाल के दिनों में कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिससे पार्टी आलाकमान उनसे नाराज था। कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। हालांकि निरुपम का कहना है कि उन्होंने पार्टी से निकाले जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। और गोवा में उम्मीदवार को स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने पर विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार पर सवाल उठाया है। साउथ गोवा सीट पर लगातार हार झेल रही बीजेपी ने इस बार बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार यहां से साउथ गोवा के सबसे बड़े उद्योगपति और कोल माइन से जुड़े श्रीनिवास डेम्पो की पत्नी पल्लवी डेम्पो को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कोंकणी मराठी वोटर बड़ी तादाद में हैं। कोंकणी मराठी साउथ गोवा की पहचान है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि डेम्पो को स्थानीय भाषा कोंकणी या मराठी नहीं आती है।
विपक्ष ने बीजेपी पर अपने नेताओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी पर डेम्पो के धनबल को देखकर उम्मीदवार बनाने का आरोप लगाया। साउथ गोवा सीट पर बीजेपी सिर्फ 2 बार ही अपना कब्जा जमा पाई है। साउथ गोवा सीट पर इस बार बीजेपी उम्मीदवार के स्थानीय भाषा की जानकारी न होने के विपक्ष के आरोपों के बाद बीजेपी उम्मीदवार पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो वो इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं तय कर पाई है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उस वक्त अजीब हालात बन गए जब लोकसभा चुनाव के बीच 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। क्यों? देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते ही तरह तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यूपी के अमरोहा में लोकसभा चुनाव का नामांकन निरस्त होने पर ऑटो रिक्शा चालक प्रत्याशी और पूर्व सैनिक उम्मीदवार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध जताने लगे। नामांकन निरस्त होने पर ऑटो रिक्शा चालक प्रत्याशी मीडिया कर्मियों के सामने रोने लगा और आत्महत्या करने की धमकी भी देने लगा। रिक्शा चालक प्रत्याशी को पुलिसकर्मी समझाते रहे। ऑटो रिक्शा चालक के एक प्रस्तावक ने निर्वाचन आयोग के जिला कार्यालय में एफिडेविट देकर प्रस्तावक होने से मना कर दिया, जिस कारण ऑटो रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त हो गया। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आखिरी दिन 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र जमा कराए। 3 प्रमुख दलों सहित 21 प्रत्याशी अमरोहा लोकसभा सीट पर अपना नामांकन जमा करा चुके हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच तथा नाम वापसी के बाद ही चुनावी मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों की संख्या स्पष्ट होगी। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का शौर्य देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरेंगे। देखिए रिपोर्ट। जगुआर, सुखोई, मिराज, गगन शक्ति जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उड़ान भरेंगे तो दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम से लैस लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर जब शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो सेना के शौर्य को सब सलाम करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के हवाई पट्टी पर आज से 2 दिन तक लड़ाकू मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरेंगे और लैंडिंग करेंगे। ये सभी लड़ाकू विमान रनवे को छूकर उड़ान भरेंगे। गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई, मिराज 17, MI कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस सी समेत 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमान आगरा, कानपुर, लखनऊ सहित कई शहरों से उड़ान भरेंगे और करतब दिखाएंगे। युद्धाभ्यास को देखते हुए पूरे इलाके में ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल की तैनाती की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को फिलहाल सर्विस रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया है। मथुरा में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ पहले। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची है। आरोपी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कोर्ट का आदेश देने को कह रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहा है कि कोर्ट का आदेश दिखाओ। बार बार कहने के बाद भी पुलिस उसे एक कार में बैठाकर अपने साथ ले जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की मथुरा पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को थाना बलदेव में राकेश पुत्र महावीर के द्वारा अपने पिताजी महावीर के ऊपर जानलेवा हमला करने के संदर्भ में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ये विवाद पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के हुआ था। अगर इसको पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार ना किया जाता तो ये अपने पिता महावीर के ऊपर निश्चित ही अन्य कोई संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। इसी क्रम में पुलिस टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और मुंबई क्राइम ब्रांच की एक यूनिट ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी दस्तावेज से लोगों को बेल दिलाते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मुंबई में पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में बैठे ये वो आरोपी हैं जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपराधियों को जमानत दिलाते थे। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग कोर्ट में फर्जी जमींदार बनाकर आरोपियों को बेल दिलाया करता था। अपराधी भी जमानत मिलने के बाद शहर से फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, महानगर पालिका के पावती,
लैपटॉप, प्रिंटर, बैंक स्टेटमेंट और कई तरह के सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। गोपनीय इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पे यूनिट 6 के जो सीनियर इंस्पेक्टर है सालुंके और उनकी टीम ने जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर रेकी की और उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके उनके यहाँ पे उन्होंने रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे हमें डुप्लीकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें वहाँ पे बरामद किए गए हैं। और अब खबर ऐसे ग्रहण की जिससे एक देश में खुशियां आ गई। लोग जश्न मना रहे हैं। सूर्य ग्रहण देखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। 8 अप्रैल को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में करोड़ों लोग 8 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब कुछ पलों के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। 4 घंटे 25 मिनट का ये सूर्य ग्रहण पिछले 50 साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। इस खगोलीय घटना को लेकर अमेरिका में जश्न का माहौल है। 4 दिन 13,000 करोड़ का कारोबार। अमेरिका में सूर्य ग्रहण खुशियां लाया हजार। 50 साल का सबसे लंबा ग्रहण, एक साथ 50 लाख लोगों का मूवमेंट। ये अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने की बेताबी है, क्योंकि इतना लंबा और इतना साफ सूर्य ग्रहण अगले 20 सालों में देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका में हजारों लोगों ने हवाई जहाज से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बुकिंग कराई। आसमान से वो सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं और कुछ इस तरह 8 अप्रैल को वो सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे। हजारों लोग इस अद्भुत घटना को 30,000 फीट की ऊंचाई से देखना चाहते हैं। अमेरिका में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने पहले ही पता कर लिया था कि आखिर सूर्य ग्रहण कहां से होकर गुजरेगा और इसके लिए उन्होंने पहले से ही बुकिंग करा ली है। और अब यहां देखिए, 8 अप्रैल को अमेरिका में कुछ इस तरह का नजारा होगा। अमेरिका में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे एक साथ आकर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बेताब हैं। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए करीब 50 लाख लोग अमेरिका में उस जगह पहुंच रहे हैं जहां सूर्य ग्रहण बेहद साफ दिखाई देगा। अमेरिका में सैन एंटोनियो, डालास, लिटिल रॉक, इंडियानापोलिस, क्वीनलैंड, बफेलो और बर्लिंगटन में बिल्कुल साफ सूर्य ग्रहण दिखेगा। दिन में 1:27 से 4:35 तक पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। करीब 4 करोड़ 40 लाख लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे। इसे लेकर विमानों में टिकट की मांग 1500% बढ़ गई है। साउथ वेस्ट और डेल्टा जैसी एयरलाइंस 185 किलोमीटर के रूट पर कई फ्लाइट चलाएंगी। कई विमान कंपनियां सरकार से घुमावदार रूट की मंजूरी में जुटी हैं, ताकि दाईं और बाईं दोनों ओर की विंडो सीट पर बैठे लोग इस मनोरम दृश्य को आराम से देख सकें। वहीं अमेरिका के कई शहरों में होटलों की मांग 12 गुना तक बढ़ गई है। सामान्य दिन में एक रूम का किराया $120, लेकिन 8 अप्रैल को एक रूम का किराया $1585 होगा। यानी इन सबको मिलाकर अगले 4 दिनों में अमेरिका में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। दिल्ली में कई इलाकों में सीबीआई की छापेमारी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में रेड। सीबीआई के सोर्सेज से यह खबर सामने आ रही है। केशवपुरम से 2 नवजात बच्चों का रेस्क्यू, एक महिला समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? इनको लेकर सीबीआई ने बकायदा एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है पिछले कई महीनों से और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। इसी दौरान सीबीआई ने एक इनपुट के आधार पर दिल्ली के द्वारका, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट और रोहिणी जैसे इलाकों में कई अस्पतालों में और इसके अलावा कई प्राइवेट प्लेसेस पे जहां पर रेड की है और उस रेड के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक प्राइवेट अस्पताल का वार्ड बॉय और साथ ही एक महिला है। और इनके कब्जे से 2 बच्चों को रेस्क्यू भी करवाया गया है। हालांकि अभी तक सीबीआई का कहना है कि जो तफ्तीश अभी फिलहाल की गई है, जो पूछताछ इन आरोपियों से की गई
है उससे पता चला है कि एक बड़ा नेक्सस ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि अलग अलग शहरों तक फैला हुआ है, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इस वक्त पूरे तरीके से ऑपरेट कर रहा था। तो उसी लिहाज से फिलहाल अब इनकी इंटेरोगेशन से तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई अन्य राज्यों तक भी रेड करने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है जितेंद्र, नजर आप बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पश्चिम बंगाल पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला, भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम पर हमला, एनआईए की टीम पर ईंट और पत्थर से किया गया हमला। धमाके से जुड़े मामले की जांच के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम।